हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हल्ला बोल। स्टडी हल्ला में स्वागत है। आज डिस्कस करें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्लाज्मा थेरेपी के बारे में कि प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है, कि किस तरह से ये काम करती है। ध्यान रखिए, कोविड-19 जो पेंडेमिक डिसीज चल रही है उसके दौरान अभी भी कोई भी वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है। वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है तो साइंटिस्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है कि तब तक प्लाज्मा थेरेपी को हम इस्तेमाल करें कि ये कितनी कारगर साबित हो सकती है। तो इसी प्लाज्मा थेरेपी के बारे में आज डिटेल से डिस्कस करें कि ये सही है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि आज की तारीख में अक्रॉस द वर्ल्ड कितने केसेस हो चुके हैं। ये तो इंडिया की बात करूंगा कि आज की तारीख में 28,000 जो प्लस केसेस ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, यानी कि वो लोग जो अभी इस दौरान चल रहे हैं, ये बीमार हैं, ये इस डिसीज से जो है अफेक्टेड हैं। उसके बाद में 10,000 प्लस लोग ऐसे हैं जो आज की तारीख में क्योर्ड हो चुके हैं। यहाँ देखेंगे आप 1300 के प्लस जो केसेस हैं वो लोगों की डेथ हो चुकी है और ये लोग हमारे बीच में आज की तारीख में नहीं हैं। यहाँ स्टेट वाइज आप यहाँ डेटा देख सकते हैं कि कितने लोग कंफर्म केसेस में आ रहे हैं, कितने एक्टिव हैं और उसके बाद में रिकवरी क्या है और लोग कितने डेथ हो चुकी है। तो यहाँ आप कोविड-19 की वेबसाइट पर जाके अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये बिल्कुल अपडेटेड लिस्ट दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मैं वेबसाइट पर ही हूँ। अब बात करते हैं वर्ल्ड की, यानी कि मैं अब WHO की वेबसाइट पर ध्यान रखिएगा। WHO की वेबसाइट पर आने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने केसेस हो चुके हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये आप देखेंगे 32 लाख प्लस केसेस हो चुके हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। उसके बाद में 2,30,000 जो हैं 2,30,000 के समथिंग लोग ऐसे हैं जो आज की तारीख में हमारे बीच में नहीं, यानी इन लोगों की डेथ हो चुकी है। उसके बाद में हम बात करेंगे WHO के रीजन के अकॉर्डिंग। यहाँ हम बात करेंगे यूरोप की, तो यहाँ ये आप केस दे सकते हैं अमेरिकाज में। तो ये इनके जो 6 जो है इनके रीजन्स हैं, इनके अकॉर्डिंग मैंने इनको दे रखा है। WHO वेबसाइट पर जाकर आप खुद चेक कर सकते हैं इसको। अब बात करते हैं कंट्रीज के अकॉर्डिंग। देखिए, कंट्रीज में सबसे टॉप पे आएगा आपका USA, क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा अगर केसेस आपको देखने को मिलेंगे तो वो है USA। 10 लाख प्लस केसेस है और यहाँ पे हो चुके हैं, यानी कि इतने लोग जो हैं वो अफेक्टेड हैं, इतने लोग बीमार हैं कोविड-19 से। और यहाँ बहुत लोग की जो है डेली डेथ हो रही है और यहाँ इनकी मौत भी सबसे टॉप पे है। तो लोग यहाँ सबसे ज़्यादा मरे हैं किसी कंट्री, तो वह है USA। देन है सेकेंड में आता है स्पेन हमारा। स्पेन के बाद में आप देखेंगे इटली है, फिर UK है, फिर जर्मनी है, फ्रांस है, रसिया है, तुर्की है, ईरान है। तो आप ये समझ सकते हैं लगभग 192 के समथिंग कंट्रीज जो हैं वो इससे अफेक्टेड हैं। कुछ ही कंट्रीज हैं जो बची हुई हैं, लेकिन लगभग देखा जाए तो कई सारी कंट्रीज हैं जो इसके चपेट में आ चुकी हैं। तो ये पेंडेमिक जो डिसीज़ है वो अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत भयावह हो चुकी है। इसके साथ में जो वर्ल्ड के WHO ही नहीं बल्कि कई सारी ऐसी संस्था हैं जो आज के तारीख में बहुत चिंताजनक जो डेटा है वो इसके लिए बता रही है। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो प्लाज्मा थेरेपी की बात कर रहा था मैं। तो प्लाज्मा थेरेपी बताने से पहले मैं बात करूंगा प्लाज्मा होता क्या है। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है। देखिए, मैं बात करूँ सबसे पहले ब्लड की। हमारा जो ब्लड होता है, देखिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, एटलीस्ट आपको अपनी ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर, ह्यूमन बॉडी के कंपोनेंट के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। ये मैं आप स्टूडेंट के अकॉर्डिंग नहीं कह रहा हूँ आपसे, आपको अपनी बॉडी के बारे में हर नॉलेज पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में किस चीज़ का क्या काम होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात कर रहा था मैं ब्लड की। तो ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, तो आपको पता है कि एक तो WBC होता है, वाइट ब्लड सेल्स जिसे कहते हैं। उसके बाद होता है रेड ब्लड सेल्स जिसे RBC बोलते हैं। उसके बाद में प्लाज्मा और उसके साथ प्लेटलेट्स। तो इन जो कंपोनेंट से मिलकर हमारा ब्लड बनता है, उसमें हमारा जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है। यानी कि अगर आप ब्लड को 100% लेके चलेंगे तो 100% में 55% जो है वो अकेले क्या होता है, वो अकेले प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा कितना इंपॉर्टेंट आप यहाँ से समझ गए होंगे, प्लाज्मा। उसके बाद हम बात करेंगे जो RBC होता है हमारा, रेड ब्लड सेल्स जो होता है वो होता है 45%। ठीक है, और जो हमारे WBCs होते हैं वो होते हैं 4% WBC होते हैं। बाकी बची जो चीज़ें होती हैं उसमें प्लेटलेट्स और भी कंपोनेंट्स होते हैं, बाकी 1, 2, 4 जो % बचे हुए हैं। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि प्लाज्मा का काम क्या होता है। ठीक है, प्लाज्मा का काम होता है कि पूरी बॉडी में ब्लड के साथ मिलकर के वाटर को ले जाना, सॉल्ट को ले जाना, इंजाइम्स को ले जाना। तो जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो प्लाज्मा पहुँचाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ये कहूँ कि आपकी उंगली कट गई, वहाँ से कुछ ब्लड निकल गया है, तो उंगली कटने के बाद, ब्लड निकलने के बाद आपकी उस जगह पे कुछ चीज़ों की कमी हो गई, जैसे कि हो सकता है वहाँ वाटर की कमी हो गई, इंजाइम्स की कमी हो गई है। तो प्लाज्मा क्या काम करेगा, अपना बैग भरेगा और बैग के साथ में इन चीज़ों को, जिस चीज़ की यहाँ ज़रूरत है वो ले जाएगा और उनको यहाँ दे देगा ताकि ये रिकवरी हो जाए यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, तो ये प्लाज्मा का काम है। तो कितना इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं प्लाज्मा को ओवरऑल। तो अब हम बात करें प्लाज्मा की। प्लाज्मा में बेसिकली अगर प्लाज्मा को 100% समझ के चलें तो प्लाज्मा में 90% तो अकेले वाटर होता है। ध्यान रखिए, ब्लड में 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में 90% वो होता है वाटर। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट प्लाज्मा हमारे लिए। अब आते हैं प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर। ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। देखिए, प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, जैसे ये एक पर्सन है कोई,
ये ए पर्सन है और ये कोविड-19 का पेशेंट है, यानी कि ये बीमार है। इसकी बॉडी में क्या है बेसिकली जो प्लाज्मा है, उसने प्लाज्मा का काम ये भी होता है। दूसरा मैं बता दूं आपको कि जो हमारे सेल्स होते हैं, बॉडी के जो सेल्स होते हैं, वो एक एंटीबॉडी क्रिएट कर लेते हैं। एंटीबॉडी का मतलब ये होता है कि किसी भी बीमारी के अगेंस्ट में अपने आप को कैपेबल कर लेते हैं। जैसे ये पेशेंट ए है तो इसकी बॉडी में क्या हुआ, इसके प्लाज्मा ने एंटीबॉडी क्रिएट कर ली, सेल्स ने एंटीबॉडी क्रिएट कर ली और ये रिकवर हो गया है। ठीक है, ये रिकवर हो गया है, लेकिन इसकी बॉडी में अभी भी एंटीबॉडीज जो है वो प्रेजेंट हैं। तो इसकी एंटीबॉडी को, यानी कि इसके प्लाज्मा को क्या करते हैं, दूसरे पर्सन में हम दे देते हैं। ये बी पर्सन है कोई जो कोविड-19 का पेशेंट है, इसमें दे देते हैं और इस पेशेंट को धीरे धीरे 10 to 14 डेज के बीच में इसमें रिकवरी होने लगती है। तो यानी कि प्लाज्मा थेरेपी, यानी कि जो इसके अंदर एंटीबॉडीज थे वो इसके अंदर चले गए प्लाज्मा के जरिए और ये भी रिकवर होने लगा है। तो ये है प्लाज्मा थेरेपी। तो इसी के जरिए गवर्नमेंट जो है वो सोच रही है कि इसको बड़े लेवल पे किया जाए, लेकिन बड़े लेवल करने से पहले मैं आपको प्रोज और कॉन्स आज इसके बीच में रखूंगा। लेकिन उससे पहले जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट है और केरला गवर्नमेंट, गुजरात, तो इसके क्लिनिकल ट्रायल्स अभी चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इसको अभी ज़मीन पे नहीं उतारा गया है, क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। तो उसके देखने वाली बात ये होगी आने वाले टाइम को किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कोई नई थेरेपी नहीं है, ये बहुत पुरानी थेरेपी है। मैं आपको बताऊंगा कि कब कब ये इसको इस्तेमाल किया गया है। तो एक चीज़ और याद रखनी है आपको, एंटीबॉडीज जो हमारे सेल्स होते हैं वो क्रिएट कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं उस बीमारी के अकॉर्डिंग में जहाँ ये लड़ सकें। हाँ, इससे पहले एक चीज़ और बता दूं मैं, बीमारी का नाम है, तो मैं वैक्सीन और ड्रग की बात करूँगा। मैं वैक्सीन और ड्रग, देखिए वैक्सीन क्या होती है, जब आप बीमार होने से पहले आपको वैक्सीन दी जाती है और बीमार होने के बाद में आप ड्रग लेते हैं। ड्रग का मतलब जो आप भी टैबलेट्स लेते हैं, दवाएं लेते हैं, जो भी टैबलेट्स वगैरह लेते हैं वो ड्रग होती है। और वैक्सीन क्या होती है, एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं आपको, पोलियो। ठीक है, आपने जब बचपन में छोटे होंगे तो आपने पोलियो को जो है वो 2 बूंद जिंदगी की पी होंगी जरूर, क्योंकि ना बीमार नहीं थे तब भी, आप पोलियो नहीं थी तब भी पी रहे थे, क्योंकि आपकी बॉडी में जो सेल्स होती हैं वो एक एंटीबॉडी क्रिएट कर लें ताकि भविष्य में आपको पोलियो ना हो, इसलिए आपको वैक्सीन दी जाती है। कई सारी ऐसी डिजीज हैं जहां वैक्सीन आपको दी जाती है। ड्रग तब दिया जाता है जब आप बीमार हो जाते हैं, यानी कि आपको जुकाम हो गया तो आप दवा लेके आते हैं, आपको फीवर हो गया है तो आप भी दवा लेके आते हैं। तो ड्रग से आप यहाँ, ये बीमारी के बाद काम करता है और वैक्सीन बीमारी के पहले, ताकि आप बीमार ना पड़ें। तो ये वैक्सीन और ड्रग में ये दोनों मेडिकल टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो जो पीरियड ऑफ इन्फ्यूज़न है, यानी कि 10 और 14 दिन के बीच में आप ए पर्सन और बी पर्सन को सामने रखा जाएगा और जो प्लाज्मा थेरेपी की गई है, यानी कि इसमें जो रिजल्ट 10 और 14 के दिन के बीच में आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये कोई नई थेरेपी नहीं है। 1918 में 1920 के बीच में स्पेनिश फ्लू जो फैला था उसमें लगभग लाखों लोग की डेथ हुई थी, इंडिया में भी हुई थी। तो उसके बाद में जो प्लाज्मा थेरेपी थी वो काम आई थी। उसके बाद हांगकांग में सार्स, जिसे बोलते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसमें इस्तेमाल किया गया था 2005 में। और 2009 की बात करूंगा, जो लेटेस्ट है स्वाइन फ्लू H1N1 जिसे बोलते हैं, इसमें लाखों लोग के बीच में कई सारे लोग मरे, इनकी डेथ हुई थी यहाँ पे। तो प्लाज्मा थेरेपी को यहाँ भी इस्तेमाल किया गया था। और एकदम लेटेस्ट की बात करूँ तो इबोला, जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा फैला था। ठीक है, तो इबोला की बात करेंगे तो ये आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ तो बेसिकली आपको बताया गया डोज के बारे में बताया गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से प्लाज्मा थेरेपी काम करती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन प्लाज्मा थेरेपी को धरातल पर लाने से पहले जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं हेल्थ प्रोफेशनल्स की, यानी कि हेल्थ की जो प्रोफेशनल्स हमारे बीच में आज की तारीख में उतने नहीं है कोविड-19 को लेकर के, कि कोविड-19 के बारे में जो नॉलेज है वो हमारे जो हॉस्पिटल के जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं उनके प्रोफेशनल्स जो हैं वो इतने तैयार नहीं हैं। जनरल पब्लिक के बीच में अभी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि हमें किस तरह से इस बीमारी के लड़ने के बीच में सरकार नहीं बल्कि मेडिकल की हमें सहयोग करना चाहिए, यानी कि हमें हुजूम लगा के, यानी कि इकट्ठा नहीं होने की ज़रूरत है। हम अगर खांसें या जुकाम हमको है तो हम बेसिकली जो मास्क है या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और भीड़ में ना खड़े हों। तो पब्लिक के बीच में जो अवेयरनेस भी ज़रूरी है। तो ये सरकार के लिए काफ़ी चैलेंजेस हैं इस समय। तो ये सरकार जो अक्रॉस द वर्ल्ड है उसके लिए सब चैलेंजेस हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है सोशली मैंने आपको बताया कि लोगों के बीच में अवेयरनेस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इकोनॉमिकली दूसरी ये, क्योंकि सरकार देखिए अभी सरकार के पास इस बीमारी पे मैं ये जानता हूँ कि जो भी
जो भी अर्थव्यवस्था है, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे किसी भी कंट्री की हो, वो लगभग अर्थव्यवस्था जो वो बैठ चुकी है, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इकोनॉमिकली इनको नुकसान हुआ है। मेडिकल में इनको इम्प्रूवमेंट करना होगा, चाहे वो इंडिया की बात करूँ, कोई भी कंट्री, मेडिकल में इनको बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, ताकि ऐसी जो बीमारियाँ होती हैं, जो पेंडेमिक होती हैं, जो क्रॉस द वर्ल्ड जो महामारियाँ होती हैं, उनके लड़ने के लिए हमारे बीच में हेल्थ प्रोफेशनल्स हों, हमारे बीच में साइंटिफिक रिसर्च हो। देखिए, कोई भी बीमारी जब होती है तो उसके बारे में रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। रिसर्च की जाती है, जब कोई कंपनी रिसर्च करती है, ड्रग कंपनी जो कोई रिसर्च करती है, उसको वहाँ पर पेटेंट दिया जाता है। तो पेटेंट देने का मतलब ये होता है कि उस कंपनी को ही अधिकार है कि वो उस दवा को वो प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। तो साइंटिफिक रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। आईसीएमआर के डेटा के अकॉर्डिंग बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात करें, तो हमें रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल लेना पड़ेगा। रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल क्या होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, देखिए ये कोई एक पर्सन है और ये है बी पर्सन। ए पर्सन क्या है, ये कोविड-19 का एक मरीज है, एक पेशेंट है, और बी क्या है, ये भी कोविड-19 का एक पेशेंट है, ठीक है। हुआ क्या, इसको हमने दिया है प्लाज्मा थेरेपी दी है, और इसको हमने कोई दूसरी नॉर्मल थेरेपी दी है, इसको प्लाज्मा थेरेपी नहीं दी है। अब इसके जो सिम्टम्स हैं या इसका जो रिजल्ट है 10 to 14 डेज के बीच में क्या पॉजिटिव आ रहा है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम देखेंगे ये काम जो है वो थेरेपी वो कारगर साबित हुई है। लेकिन सिर्फ ये एक ही पर्सन से नहीं होती, ये हमें बहुत ज़्यादा रेंडमाइज करने पड़ेंगे, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स करने पड़ेंगे, कई नंबर ऑफ ट्रायल्स करने पड़ते हैं, तब जाके हम किसी निष्कर्ष पे या रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि ये प्लाज्मा थेरेपी काम कर रही है। तो हमें इन दोनों के बीच में कंपेयर करना पड़ेगा, ए और बी के बीच में, कि बी की अपेक्षा ए ठीक हुआ है, कितने परसेंट जो ठीक होने की रिकवरी के रेशियो क्या है। तो यहाँ हमें रेंडमाइज कंट्रोल जो ट्रायल्स करने पड़ेंगे। इसके बीच में हमें सेफ्टी मेजर्स भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। पेशेंट्स के बीच में अभी जो इसके जो ट्रायल्स चल रहे हैं, अहमदाबाद, जैसा कि मैंने बताया आपको, अहमदाबाद है, मुंबई है, उसके साथ में गुजरात, जैसा कि एग्जांपल यहाँ स्टडी चल रही है हॉस्पिटल्स में कि किस तरह से प्लाज्मा थेरेपी को हम इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, किसी एक पर्सन का प्लाज्मा दूसरे पर्सन में इन्फ्यूज़ कर सकते हैं कोविड-19 के दौरान में। तो जैसा कि आपको पता है, एंटीबॉडीज ये क्रिएट कर लेते हैं ताकि रिकवर पर्सन का जो प्लाज्मा है वो दूसरे इल पर्सन को दिया जा सके। लेकिन इससे पहले, इसको इतने बड़े लेवल पे करने से पहले कुछ बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो मोर रिसर्च हमें चाहिए। देखिए, मेडिकल में एक टर्म होता है, इथिकल टर्म, इथिक्स की कहती है, अगर आप किसी को सही नहीं कर सकते तो आप उसको ज़्यादा नुकसान भी मत पहुंचाओ, डू नो हार्म। यानी कि अगर आप किसी को सही नहीं कर सकते हो तो उसको डू नॉट हार्म भी, ज़्यादा उसको नुकसान भी मत पहुंचाओ। यानी कि अगर आपने जैसे प्लाज्मा थेरेपी का एग्जांपल ले लेते हैं, प्लाज्मा थेरेपी को आपने जल्दी इंप्लीमेंट कर दिया, यानी कि आपने जो ट्रायल्स नहीं लिए, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स नहीं लिए, और अचानक से आपने इसको बड़े लेवल पे इंप्लीमेंट कर दिया क्रॉस द स्टेट्स, तो ये हो सकता है बहुत ज़्यादा घातक भी हो सकती है, क्योंकि इनकी लोगों की डेथ भी जा सकती है। कैसे जा सकती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा। हो सकता है ए पर्सन जो है, ए पर्सन का जो प्लाज्मा है उसके अंदर हो ऐसे कुछ सिम्टम्स हो, ऐसे कुछ कह सकते हैं कि दिक्कत हो जो बी पर्सन को भी पहुंच जाए। जैसे हो सकता है रिएक्शंस हो जाएं, जैसे उसको फीवर आ जाए बी पर्सन को इसकी वजह से, और उसके साथ में इचिंग हो जाए उसको, और एलर्जी हो जाए। हो सकता है इसको एलर्जी भी हो सकती है, क्योंकि अगर इसको है तो उसके बाद में, क्योंकि ब्लड अगर जा रहा है, प्लाज्मा जा रहा है, तो इसके सिम्टम्स इसमें भी जाएंगे, तो उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, लंग इंजरी भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये लाइफ थ्रेटनिंग भी है। तो इसके लिए तो कह रहे हैं कि इसको बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे इसको रिसर्च करने की ज़रूरत है, कंट्रोल ट्रायल्स करने पड़ेंगे, रेंडमाइज करने पड़ेंगे हमको, ठीक है। तो बिना किसी स्टडी के हम किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते, ये मेडिकल कहता है। हमें उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा, चाहे वो कोविड-19 हो, चाहे वो कोई अलग डिसीज़ क्यों ना हो। तो इसकी एक चीज़ और ध्यान रखने की जरूरत है कि हम किसी भी रिजल्ट पर पहुंचने से पहले हमें इसकी क्या करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स की बात की जा रही है यहाँ पे। तो ड्रग जो है, ड्रग की बात करूँगा मैं, अगर ड्रग जो है वो तभी काम आएगा उसके बाद में जब हम किसी पर्सन को ठीक कर पाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि सरकार के पास में जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा जुटाने पड़ेंगे। जैसे एक चैलेंज ये भी सरकार के पास में है कि जो ब्लड डोनेट करेंगे, यानी कि ब्लड डोनेट सर्वाइवर जो हैं वो हमारे पास में ज़्यादा होने चाहिए। इसके लिए हमें रिसर्च भी करनी पड़ेगी। रिसर्च ये करनी पड़ेगी क्या इसका जो प्लाज्मा है वो दूसरे पर्सन में जाएगा तो वहाँ एंटीबॉडी क्रिएट कर लेगा या नहीं कर लेगा, या ब्लड बैंक चाहिए हमको दूसरे नंबर पे। एक तो डोनेट पर्सन चाहिए जो अपना ब्लड या प्लाज्मा डोनेट कर सकें बड़े नंबर्स पे, दूसरे नंबर पे हमें ब्लड बैंक चाहिए, और
प्रॉपर मशीनरी एंड ट्रेन पर्सनल चाहिए जो रिमूव प्लाज्मा को, यानी कि ए पर्सन से प्लाज्मा को निकाल सकें और बी पर्सन में इसको ट्रांसफ्यूज कर सकें। इक्विपमेंट्स चाहिए हमें, मेडिकल के कई सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, स्टोर करने की फैसिलिटी हमको चाहिए, टेस्टिंग फैसिलिटी चाहिए, तो इसको मेक श्योर करेगी गवर्नमेंट। और ये जो पर्सनल्स हैं ये एक चीज़ और मेक श्योर कर सकें कि इसका जो एक पर्सन का जो प्लाज्मा है इसमें अच्छे खासे एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं है, यानी कि अगर इसमें अच्छे खासे एंटीबॉडीज़ नहीं है तो बी पर्सन में जाके ये नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो सरकार के लिए एक चैलेंज है, ICMR के लिए एक चैलेंज है, चाहे वो कोई भी स्टेट्स किस पे कितनी रिसर्च कर रहा हो, लेकिन किसी भी कंक्लूजन पर पहुँचने से पहले इसको ट्रायल्स के तौर पर इंप्लीमेंट नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये कहा जाता है कि जब किसी एक चीज़ पर इतना ज़्यादा फोकस किया जाता है तो दूसरी चीज़ों से हमारा फोकस हट जाता है। जैसे अगर हम ज़्यादा बात करेंगे कि हम इस थेरेपी के बारे में, तो हमारे ऑक्सीजन थेरेपी से हमारा ध्यान हट जाता है, एंटीवायरल्स जो हमारे होते हैं उनसे ध्यान हट जाता है, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं उन पे ध्यान हट जाता है। ये रिसर्च की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो ये कई सारे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो निकल के सामने आते हैं, सरकार के लिए नहीं बल्कि ICMR जो है इस पे काफ़ी रिसर्च भी कर रहा है, चाहे वो पैंडेमिक डिसीज़ क्यों ना हो। तो इसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो हमें हर लेवल पे काफ़ी ज़्यादा बड़े ऊंचे स्तर पर काम करना पड़ेगा। रेफरल सिस्टम पर काम करना पड़ेगा। रेफरल सिस्टम का मतलब है कि अगर ये एक कोई मेडिकल कॉलेज है या कोई हॉस्पिटल है, इसके पास में ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है जो कोविड-19 को पेशेंट को ठीक कर सकें, तो ये क्या करेगा, उसको जल्दी टाइम रहते हुए यहाँ से रेफ़र करके बी में रेफ़र कर देगा, ताकि अब बी में इस चीज़ का इलाज है। तो ये भी रेफरल सिस्टम मजबूत होना चाहिए, सप्लाई चेन मजबूत होनी चाहिए। किसी भी चीज़ की सप्लाई अगर चाहिए हमें ए हॉस्पिटल से बी हॉस्पिटल पहुंच सके, और या ए हॉस्पिटल में है तो बी में पहुंच सके, तो ये ज़्यादा सप्लाई चेन भी हमें बहुत ज़्यादा मजबूत करनी पड़ेगी। लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं, जो उपयोगी चीज़ें हमारे लिए होती हैं उस चीज़ में जो इंप्लीमेंट करते हैं तो अभी ज़रूरत पड़ती है, लॉजिस्टिक्स भी हमारे लिए ज़रूरी है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, किस तरह से इन्वेंट्री का मैनेजमेंट किया जाए, तो उसके लिए जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो प्रोफेशनल्स होने, उनके अंदर स्किल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ में ये कहा जाता है जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। हेल्थ वर्कर्स की बात करूँगा तो उनको प्रोटेक्ट करना, उनको एक और अवेयरनेस फैलानी है कि किस तरह से जो लोग छींकते हैं या खांसते हैं उनको किस तरह से समझाया जाए, ताकि आप अगर छींकें तो आपके पास में रुमाल होना चाहिए या आप मास्क लगाए होना चाहिए। आप अब अगर हाथ धो रहे हैं, कहीं अगर बाहर से आ रहे हैं तो आपको हाथ धोने की आपके अंदर आदत होनी चाहिए, आप ताकि 20 सेकंड बताया WHO ने कि आप 20 सेकंड तक अपने हाथ साबुन से धोइएगा, तो ये भी आपको अपनाना पड़ेगा। इसके लिए अवेयरनेस फैलानी जरूरी है। दूसरी चीज़ क्वारंटाइन फैसिलिटी। क्वारंटाइन मैंने आपको बताया था क्या होता है कि जब कोई पर्सन जिसको ये लगता है संदिग्ध है लेकिन अभी वो सिम्टम्स उसमें नहीं आए हैं, उसको नहीं पता ये बीमार है या नहीं है, तो उसको क्वारंटाइन कर देते हैं। क्वारंटाइन का मतलब आप घर पे भी क्वारंटाइन हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वारंटाइन होता है, बेसिकली आप क्वारंटाइन कभी भी हो सकते हैं, तो क्वारंटाइन आपको याद रखना है। उसके साथ में एक्यूरेट टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, ये जैसे किसी भी स्टेट्स में अगर टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग का पैरामीटर्स कितने ज़्यादा मजबूत हैं ये भी डिपेंड करता है कि केसेस कितने निकल के आ रहे हैं। केसेस समझ गए, तो केसेस कितने निकल के आ रहे हैं, टेस्टिंग कितनी एक्यूरेट हो रही है, इस पर ये डिपेंड करता है। क्योंकि होता है कई सारे, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ प्रोफेशनल जो होते हैं उनकी कमी होती है, स्किल की कमी होती है, तो कभी कभी पॉजिटिव भी लोग नेगेटिव निकल आते हैं। तो यहाँ ये दिक्कत है। यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बढ़ाने के लिए हमें ज़रूरी होगा कि जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको भी हमें ट्रेंड करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप अगर आपको अच्छा लगा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।